तो हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड यस होप यू ऑल गाइस आर डूइंग ग्रेट। आज का वीडियो का टाइटल देख के तो आपको पता चल जाएगा कि हम लोग आज स्टेट सेपरेशन को लेके हम लोग बात करेंगे आज इस वीडियो पर। एंड तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना देरी किए। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो साल 1966 स्टेट ऑफ मिजोरम यानी कि इंडिया की इस पार्ट ने इंडिया से आज़ादी घोषित कर दी और वहाँ पर इंडिया का कोई कंट्रोल नहीं बचा। लेकिन देश से अलग होने की एक कहानी साल 1966 से 5 साल पहले शुरू हो चुकी थी, जब अक्टूबर 1961 में मिज़ो नेशनल फ्रंट MNF का जन्म हुआ था। उस दौरान मिज़ो हिल्स आसाम इंडिया का एक हिस्सा हुआ करता था, जो इस ग्रुप के बर्दाश्त के बाहर था क्योंकि वह अपनी अलग कंट्री बनाना चाहते थे। इसी फेरात में 28 फरवरी 1966 को उन्होंने इंडिया के खिलाफ एक फुल फ्लैश वार छेड़ दिया और ऑपरेशन जेरिको लॉन्च किया। इस ऑपरेशन का एक ही मेन एजेंडा था, वो था आज़ादी, और इनका ये ऑपरेशन सक्सेसफुल भी रहा क्योंकि MNF आज के मिज़ोरम को कब्ज़ा करके उसी के अगले ही दिन इंडिया से आज़ादी घोषित कर दी। अब उस दौरान उसी बीच इंदिरा गांधी की नई सरकार भी बनी थी एंड एज वी ऑल नो उनका होना ऑलवेज इक्वल टू इंस्टेंट एक्शन, जो कि हुआ भी क्योंकि जैसे उन्हें इस बात का बारे में पता चला, उन्होंने बिना टाइम गवाए इंडिया एयरफोर्स जो कि IAF को हमला करने का आदेश दे दिया, जिसके बाद 15 मार्च 1966 को IAF ने MNF द्वारा कैप्चर किया हुआ पूरा एरिया पर मशीन गन की गोलियां और बम से बरसात कर दी और फाइनली मिज़ोरम को फिर से इंडिया का पार्ट बना दिया गया। लेकिन कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है। इन 1966 का ये किस्सा हमारे देश के इतिहास में एकलौता सेपरेटिस्ट मूवमेंट नहीं, आज भी भारत में कुछ ऐसे रीजन है जो भारत से अलग होना चाहते हैं एंड दे बी क्वाइट हैप्पी अबाउट इट। कुछ ऐसे भी रीज़न हैं जो हमारे देश के राज्यों यानी कि स्टेट से अलग होना चाहते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं उन राज्यों से जिनमें कुछ एरिया और रीजन है जो कौन से अलग होना चाहते हैं। तो शुरुआत करते हैं पानून कश्मीर से। ये रीजन यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर में सिचुएटेड है। पनन कश्मीर का मतलब होता है हमारा अपना कश्मीर। इस मूवमेंट का 100 झंडा एक्सोडस के दौरान भगाए गए कश्मीरी पंडितों के लिए जम्मू एंड कश्मीर रीजन में एक अलग और सेफ स्टेट बनाना है। और हाल ही में पनन कश्मीर के डिमांड बहुत ही इंटेंस होने लग गए हैं क्योंकि कश्मीर में वापस कश्मीर हिंदुओं का एक्सोडस शुरू हुआ। तो चलिए अभी लीगल डिमांड ऑफ स्टेट के बारे में बात करते हैं। तो त्रिपुरा स्टेट जो कि सिचुएटेड है नॉर्थ ईस्ट में, वहाँ भी ग्रेटर त्रिपुरा लैंड को लेकर गवर्नमेंट से डिमांड चल रही है। इसका रीज़न क्या है पता है आपको? इलीगल इमिग्रेशन ऑफ बांग्लादेशी का। इनका डिमांड यह है कि एक सेपरेट स्टेट होना चाहिए। ध्यान से सुनना, मैंने कहा सेपरेट स्टेट, जो कि एक लीगल डिमांड है फॉर इंडिजिनियस communities. So in 1981, the tribal populations in the states of Tripura was only 63.77%. और आपको पता है इन 2011 का सेंसस का अनुसार it reduces from 63% to 31% हो चुका है। आप अपने ही देश पर माइनॉरिटी बन चुके हैं। इसी को देखकर ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की डिमांड की मांग चल रही है। बट यहाँ पर एक मेन क्वेश्चन एक बार के लिए, चलो मान लिया इन रीजन्स को इंडिया में ही रहना है, लेकिन बस सिर्फ अपना अलग स्टेट बनकर। सो क्या इंडियन गवर्नमेंट इन्हें एक स्टेटहुड देना अफोर्ड कर सकती है? वेल आई वुड से यस। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस का आर्टिकल 3 यूनियन गवर्नमेंट को ये पावर देती है और इसी पावर को यूज़ करके और भी न्यू स्टेट फॉर्म करने के लिए वह 3 चीज़ से कर सकती हैं। फर्स्ट,
एक एग्जिस्टिंग स्टेट से एरिया क्राफ्ट करके नए स्टेट को फॉर्म कर सकते हैं। सेकेंड, किसी दो एग्जिस्टिंग स्टेट को मर्ज कर एक नया स्टेट बना सकते हैं। या फिर थर्ड, किसी एग्जिस्टिंग स्टेट के नाम को चेंज कर उसी एक नया स्टेट पर कर सकते हैं। अब जाहिर सी बात है, यूनियन गवर्नमेंट नया स्टेट कभी भी मुंह उठाकर नहीं बना सकती। उसके लिए एक प्रॉपर प्रोसीड्यूर को फॉलो करना पड़ता है। प्रोसीड्यूर जैसा सबसे पहले स्टेट बनाने का प्रेसिडेंटल रेफरेंस एग्जिस्टिंग स्टेट असेंबली को भेजा जाता है और इस प्रेसिडेंटल रेफरेंस के बाद स्टेट अपनी असेंबली में इसे न्यू स्टेट बनाने का रेजोल्यूशन यानी विषय का टेबल करती है, जिसके बाद उस रेजोल्यूशन को पास किया जाता है और साथ ही में इंडियन पार्लियामेंट को भी नए स्टेट बनाने का बिल अपने हाउसेस में पास करना पड़ता है। एंड फाइनली इतनी लीगल मशक्क़त के बाद एक नया स्टेट का जन्म होता है, जिसे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशंस कहा जाता है। अब अगर देखा जाए ना, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन ज़्यादातर कुछ इस बेसिस पर ही होता है। फॉर इंस्टेंस, नंबर 1, फिजियोग्राफी डिस्टिंक्टनेस। स्टेट फॉर्मेशंस में फिजियोग्राफी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि हर अलग फिजियोग्राफी के हिसाब से उन रीजन्स की डिमांड अलग होती है, जिन डिमांड को हर बार मदर स्टेट पूरा नहीं कर सकता और इसलिए एक नए स्टेट बनाने का फिजिबल ऑप्शंस नज़र आता है। फॉर एग्जांपल, आप देख लो, स्टेट ऑफ झारखंड एंड छत्तीसगढ़ दोनों अलग अलग फिजियोग्राफी रीजन्स है। तो चलते हैं नंबर 2, लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एक रीजन जहां पर एग्रीरियन क्राइसिस यानी कि एग्रीकल्चर से जुड़ी प्रॉब्लम हो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ भी नहीं हो, उन रीजन से अक्सर स्टेटहुड की मांग आती है और कुछ इसी रीजन के बेसिस पर गुजरात का सौराष्ट्र भी स्टेटहुड की डिमांड कर रहा है। तो नंबर 3, रिसोर्स बेस्ड। कहीं केसेस में रिसोर्स रिच रीजन भी अलग होने की मांग करते हैं, क्योंकि उनका हिसाब से वो खुद को अलग करके अपने रीजन में ज़्यादा तरक्की डेवलपमेंट ला सकते हैं। एंड फाइनली नंबर 4, रीज़न है इथनिसिटी। इंडिया में स्टेटहुड की डिमांड होने का एक मेजर रीज़न इथनिसिटी भी है, बिकॉज एज यू नो इंडिया में ह्यूज नंबर ऑफ ट्राइब्स हैं और क्योंकि वो ट्राइब्स हैं, मैं ट्राइब्स हूँ, हमेशा अपनी ट्राइबल आइडेंटिटी को प्रिजर्व करना चाहते हैं, इसीलिए मेजरली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे ट्राइबल रीजन से ये डिमांड बहुत ज़्यादा आती है। बट सी, अगर ये स्टेट आपस में बंटवारा करते भी हैं तब भी सच इंडिया पर कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि स्टेट की आपसी डिवीज़न है। ऐसा थोड़ी ना है कि देश का ह्यूमन रिसोर्स या लैंड एरिया या नेचुरल रिसोर्स देश के बाहर जा रहा है तो फिर भी इंडिया कहीं हिस्सा रहने वाला है। प्रॉब्लम तब आ जाती है जब कुछ लोग अपने स्टेट को अपने ही देश से तोड़ना की मांग करने लगते हैं, मतलब इंडिया से अलग होकर अपनी ही एक देश बनाना। टेक एक आसाम एग्जाम्पल फॉर इंस्टेंस, यहाँ के कुछ लोग अपनी इंडिजिनियस आसामीज लैंग्वेज को प्रिजर्व करने के लिए भारत से अलग होना चाहते हैं। एक्चुअली पार्टीशन के वक्त सही वेस्ट पाकिस्तान हर वक्त कश्मीर में ही उलझा रहा और इस चक्कर में उसने अपने ईस्ट पाकिस्तान या प्रेजेंट डे बांग्लादेश के सिटीज़न पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। अब इसका रिजल्ट क्या आया तो हम सभी ने देखा। जो लोग इंडिया छोड़कर इस पाकिस्तान की ओर माइग्रेट हुए थे, वो बॉर्डर फेंसिंग की कमी की वजह से इंडिया में फिर से इलीगली दाखिल होने लगे। अब ऐसे में ये तो ऑब्वियसली बात है कि बॉर्डरिंग स्टेट के इंडिजिनियस पॉपुलेशंस का पारा तो चढ़ना ही था और वही हुआ आसाम में भी। साल 1961 में आसामीज लैंग्वेज को स्टेट में कंपलसरी करने के लिए वहाँ की लोकल गवर्नमेंट ने अपनी स्टेट असेंबली में एक बिल इंट्रोड्यूस किया ताकि इलीगली माइग्रेट हो रहे बांग्लादेशियों की बंगाली भाषा उनकी लैंग्वेज को
ना खा ले। बट फिर वही हुआ जिसका डर था। बंगाली स्पीकिंग इमिग्रेंट्स आ रहे प्रेशर्स के चलते ये बिल वापस ले लिया गया और ये देख आसामी लोग भड़क गए और इसलिए उन्होंने उल्टा रास्ता चुनना और बना दिया उल्फा, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, एक रेबेलियन ग्रुप जिसने देश के खिलाफ हथियार उठा लिया। उन्होंने दूसरे देशों में जाकर इंडिया के खिलाफ ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी 1990 में इंडियन गवर्नमेंट को मजबूरन इन्हें टेररिस्ट ग्रुप घोषित करना पड़ गया। लेकिन जब इन्हें सिर्फ बांग्लादेशियों से ही प्रॉब्लम थी तो उन्होंने इंडिया के खिलाफ ही क्यों हथियार उठा लिया। किसी भी इंसान का कल्चर उसके लिए उसकी आइडेंटिटी होती है और आइडेंटिटी का मतलब आपका माइंड किसी भी कीमत पर उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा और यही हुआ आसाम में भी। 1980 में आसामीज लोगों ने देखा कि रजिस्टर्ड वोटर्स की गिनती में अचानक सडन राइज आने लगा। ये किसी टेक्नोलॉजी या बच्चा डायरेक्टली 18 साल से बड़े पैदा हो रहे हैं, दाल में ज़रूर कुछ काला है, ऐसा उन्हें लगने लगा। लेटर डेट दे नो असल में पूरी दाल ही काली थी। उन्हें पता चला कि लोकल पॉलिटिशियन जानबूझकर बांग्लादेशियों को देश के अंदर लाकर उनका मसीहा बन रहे थे और फिर उनकी जाली यानी कि फेक डॉक्यूमेंट्स बनवा कर उनके वोट्स बटोर रहे थे। यानी सिंपली पुट वोट बैंक पॉलिटिक्स जो रिसेंटली वेस्ट बंगाल में भी 80 एंटी इंडियन सेंटिमेंट्स पैदा कर रहे हैं। यहाँ पर भी सेम प्रॉब्लम है। इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स जो वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स तो कंट्रोल करती है। 2005 की रिसर्च के अनुसार पिछले कुछ दशकों से वेस्ट बंगाल के हिंदू पॉपुलेशंस में शार्प डिक्लाइन देखने को मिला है। एंड ऑन द अदर हैंड वहाँ की हर डिस्ट्रिक्ट में मुस्लिम पॉपुलेशंस ड्रास्टिकली बढ़ी है, इतनी कि 2006 में वेस्ट बंगाल स्टेट असेंबली की टोटल 294 सीट्स में से 50% सीट्स पर सीधा इलीगली बसाए गए बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स का कंट्रोल था, लोकल बंगालियों का नहीं। एंड दिस इज सीरियस क्योंकि ऐसी फॉल क्लाइंट्स को फिर कहीं विरोधी देश एक्सप्लॉइट करते हैं इंडिया को चोट पहुंचाने के लिए। आस पड़ोस के कई देशों ने उल्फत टेररिस्ट को जीत तोड़ मदद की है, जिनमें से कुछ तो वो भी थे जिनसे एक्सपेक्टेड भी नहीं था। फॉर एग्जांपल 1986 में उल्फा के लोग नागा रिबल्स की मदद से कांची इंडिपेंडेंस आर्मी ऑफ म्यांमार के कांटेक्ट में आए, जिन्होंने उन्हें पैसों के बदले इनिशियल मिलिट्री ट्रेनिंग दी और फिर डिफरेंट सोर्सेस इंटेलिजेंस ऑफ बांग्लादेश की मदद से उल्फा को बांग्लादेश में ट्रेनिंग कैंप्स और पैसों के लिए कहीं लीगल और इलीगल बिजनेस की खोलने पैदे पड़े। उसके बाद जाली पासपोर्ट छापकर बांग्लादेश में मौजूद पाकिस्तानी हाई कमीशंस ने उनके लिए पाकिस्तान जाने का बंदोबस्त किया और पाकिस्तान में पहुंचते ही आईएसआई उनके लिए पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर हाई लेवल मिलिट्री ट्रेनिंग कैंप सेट कर दी और फिर अपने तरफ से कुछ मिलिटेंट्स को वेपन्स और ट्रेनिंग देने के बाद आईएसआई ने राजीव गांधी की हत्या करवाने वाले श्रीलंकन टेररिस्ट ग्रुप एलटीटी की मदद की तो ट्रेन द उल्फा मिलिटेंट्स। मीनवाइल इंडिया में बैंड ग्रुप्स लाइक उल्फा एलटीटी हमारा अच्छा दोस्त माने जाने वाला भूटान अपने देश में उन्हीं मिलिट्री बेसेस अवेलेबल करवाया और आज भूटान के जरिए चाइनीज आर्मी भी इन मिलिटेंट्स को वेपन कंसिग्नमेंट्स भेजते थे। सिर्फ एक फॉल लाइन और इतने सारे देश मिलकर उसे एक्सप्लॉइट करेंगे, उसका फ़ायदा उठाएंगे। हम मौका ही क्यों दे रहे हैं। सो अगर पाकिस्तान, चाइना, श्रीलंका, एनटीटीई टेररिस्ट और बांग्लादेश की बात करें तो इनका हम कुछ नहीं कर सकते बिकॉज इनकी मांगे ही इलिजिटिमेट। पर उल्फा, ट्रिपल एन और भूटान कंसर्न को एटलीस्ट साथ बैठकर मिटाया जा सकता था, बट विवाद के जरिए
भूटान की दिक्कत ये है कि उसे उसकी पर्सनल डिसीजन में इंडिया की अननेसेसरी दखल अंदाजी पसंद नहीं है। और उल्फा और त्रिपुरा लैंड की बात करें तो उन्हें तो बस सिर्फ इलीगल इमिग्रेशन से दिक्कत थी, जिसे दिक्कत तो इंडिया को एज ए कंट्री होना चाहिए। वेल, ये ऐसी इशू है जिस पर एक बार बैठकर अगर बात किया जाए तो इनका सॉल्यूशन वहीं पर निकल जाते, और एक बार ये इशू सॉल्व हो जाते तो इनके नेगेटिव सेंटिमेंट इस हद तक नहीं बढ़ जाते कि पड़ोस की देश उससे मिलकर एक्सप्लॉइट करे। वेल फ्रेंड, इन्हीं पास गलतियों से सीखकर इंडियन गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए एंड जस्ट हाईलाइट कभी कभार बड़े बड़े प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस ऑन द टेबल्स बातें करके सॉल्व कर सकते हैं, बट हम लोग जो कॉम्प्लिसेंट्स हो जाते हैं या फिर इन चीज़ों पर ध्यान ही नहीं देते हैं। तो चलिए गाइस, आज के वीडियो में इतना ही, और जो भी मेरे चैनल में न्यू है डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए पीस।